क्या कैसे देख रहे हैं आज अरब और इस्लामिक ममालिक के साथ मीटिंग हुई, लेकिन मैं सबसे पहले चाहूंगा कि आप जब अपने तौर पे अपडेट देते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ नयापन होता है। मैंने अपडेट दी है, लेकिन मैं आपसे भी चाहूंगा कि अपडेट दें और उसके बाद मैं फिर जो बातें होंगी आगे बढ़ाऊंगा। ग्रुप कैप्टन उत्तम कुमार देवनाथ जी। आ, शुक्रिया डॉक्टर रिजवी। आज की सबसे बड़ी खबर मैं समझता हूं हम सबके लिए, यानी खासतौर से मीडिया के लोगों के लिए अच्छी खबर है। फ्रांस के जो मीडिया कर्मियों का जो ग्रुप है, आरएसएफ, उसने यूरोप के सारे मीडिया कर्मी को न्यूयॉर्क में आज एक मीटिंग में बुलाया था। उसमें कुछ अफ्रीकी मुल्क के मीडिया कर्मी भी शामिल हुए और फिर से इन सब आरएसएफ, जो कि मीडिया कर्मियों का एक गठबंधन है, उनका रिप्रेजेंटेटिव है, उन्होंने फिर से यूनाइटेड नेशन में यह गुहार लगाई है कि इजरायल के ऊपर दबाव डाला जाए कि वो गजा पट्टी के अंदर या बाहर भी जो मीडिया कर्मी हैं उन पर हमले ना करे। अब तक इस युद्ध में 150 से ज्यादा मीडिया कर्मियों की, चाहे वो वीडियो कर रहे थे या ऑडियो कर बना रहे थे या प्रिंट मीडिया से थे, उनकी मौत हो चुकी है। तो मेरे ख्याल से अगर यूनाइटेड नेशन में भी ये एक प्रस्ताव डाला जाता है तो ये बहुत बड़ी प्रोग्रेस होगी, क्योंकि हम सबको मालूम है और मुझे तो यकीन है कि दुनिया में जो भी उथल-पथल या जो भी घटना या दुर्घटना कहीं हो रही है, मीडिया कर्मियों का ये काम है, उनका धर्म है, उनकी ड्यूटी है कि वो वहाँ पहुँचे और सही ज़मीनी हालत को सारी दुनिया के लोगों को बताएँ। ऐसी हालत में अगर वहाँ पर जो लोकल गवर्नमेंट है या लोकल जो मसल मैन हैं, अगर वो मीडिया कर्मियों को इंडिपेंडेंट तरीके से काम नहीं करने देंगे, मैं सिर्फ गज़ा की बात नहीं कर रहा हूँ, दुनिया के बाकी जगह की भी बात कर रहा हूँ, तो फिर मीडिया कर्मी किस तरह से ईमानदारी से काम करते हुए दुनिया में सही खबर पहुँचाएँगे। अब बाकी डोनाल्ड ट्रंप ने आज फिर से अपने इस प्रपोज़ल को दोहराया कि वह गज़ा से इज़राइल की फ़ौजों को निकालने के लिए नेतन्याहू पर दबाव डालेंगे, सीज़फायर की शर्तों में। और उन्होंने फिर से ये दोहराया कि गज़ा में सरकार बनेगी फ़िलिस्तीन के लोगों की। तीसरा शर्त उन्होंने कल की तरह आज भी दोहराया, जो कि ज़रा मुश्किल शर्त है, कि हमास का इस नई सरकार में कोई दखल नहीं होगा। लेकिन आज उन्होंने एक चौथी पॉइंट भी ऐड कर दी है, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी। हमारे दर्शकों को भी बहुत पसंद आएगी। डोनाल्ड ट्रंप ने चौथा शर्त आज ये बताया कि वह खुद ये सुनिश्चित करेंगे कि सीज़फायर के बाद वेस्ट बैंक में इज़राइल कोई भी नया सेटलमेंट नहीं बनाएगा और ईस्ट जेरूसलम में जहां-जहां फिलिस्तीन के लोगों का हक था, वहीं पर वो रहेंगे। तो मेरे ख्याल से ये चौथी शर्त जो है बहुत ही मजबूत और पसंदीदा रिक्वायरमेंट थी। तो मामला सीज़फायर की तरफ बढ़ रहा है। सिर्फ एक ही दिक्कत आ रही है कि हमास को अगर बाहर रखा जाएगा तो फिर पहली चीज़ तो हमास फिर हथियार क्यों डालेगा? ज़ाहिर बात है वो बोलेंगे हम लड़ते रहेंगे। दूसरी बात है अगर हमास को एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं रखा जाएगा तो हमास ये बोलेगा कि फिर हम बंधकों को क्यों छोड़ें? हमारे पास जो 20 जिंदा हैं और बाकी जो 28 हैं, हम क्यों फिर उनको छोड़ें? क्यों सुपुर्द करेंगे? तो ये एक सेंसिटिव मुद्दा है। जी, डॉक्टर रिज़वी। ये एक मीटिंग में हालांकि अलग अलग तरह से इस पे तबसरे हो रहे हैं, अलग अलग तरह से इस पे बातें की जा रही हैं। सबसे अभी ताजा खबर, ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको दे रहा हूं तमाम अपने नाजरीन को, वो ये कि यमन ने फिर से अभी ड्रोन हमला किया है। ड्रोन हमला यमन ने किया है, ये बिल्कुल ताजा इस वक्त की खबर है। और वो ड्रोन हमला जो है वो इलाद पोर्ट जो है उनका, वहां के एक होटल पे जाके गिर गया। 2 ड्रोन हमले किए, एक को इंटरसेप्ट किया गया, दूसरा जो है वो जाकर के निशाने पर लगा है और उसका वीडियो भी जारी हुआ है। वीडियो हम आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन ये खबर
यहाँ पे आ रही है। यहाँ पे जयदीप सिंह मुंदला साहब ने अपडेट किया, हमारे पास वीडियोस भी भेजे हैं कि किस तरह से वो ड्रोन जाता है और वो एक होटल में जा करके गिर जाता है और फिर उसके बाद एक गुबार उठता है धुएं का। तो ये बिल्कुल ताजा खबर इस वक्त है कि यमन जो है वो अपनी तरफ से हमले जारी किए हुए, यमन जो है वो अपनी तरफ से लड़ रहा है। ये ताजा बिल्कुल खबर है। लेकिन कैप्टन साहब जो आपने कहा खबर देखिए छन के ये भी आ रही है क्योंकि किसी अरब ने कोई बयान जारी नहीं किया। यहाँ तक कि उर्दुगान ने भी ये कहा, जो मैंने पढ़ा देखा, अभी और कितना क्लियर होगा कि चीजें तो अच्छी हुई हैं लेकिन नतीजा बहुत जल्द आएगा। लेकिन कब आएगा, कब वो क्या हुआ, कोई अभी क्लियर कट फैसला नहीं आया है। कौन प्रपोजल को मान रहा है, कौन नहीं मान रहा है। हसन रिजवी साहब ने लिखा कि ट्रंप ने अरबों और यूरोपीय देशों को हड़काया है और बोला फिलिस्तीन की आजादी के बारे में बात नहीं करो। यानी दो रियासती हल की बात जो पूरी दुनिया में है उस पर उन्होंने कहा बात करने की जरूरत नहीं है। कब्जा करेंगे नहीं करेंगे ये यहां तक तो ठीक है, लेकिन दो रियासती हल की बात से बिल्कुल मना कर दिया है। कैप्टन साहब ये जो दो रियासती हल की बात चल रही है, आज तो इटली ने भी ऐलान कर ही दिया जैसा कि खबर आ रही है, अभी और उसकी तस्दीक होना बाकी है, लेकिन ऐलान कर दिया है। 6 यूरोपीय जो स्टेट है उन्होंने कर दिया। दुनिया में 150-55 मुल्क अब हो गए हैं। अमेरिका कह रहा है उसकी बात ना करो। ये कैसे मुमकिन है? अमेरिका किस बुनियाद पे इस तरह की धमकी दे रहा है, इस तरह की बात कर रहा है? क्या बुनियाद है? डॉक्टर रिजवी, अमेरिका जो है इस तरह से सोच रहा है कि पहले सीज फायर हो जाए। फिर अमेरिका की अगली परेशानी है कि अगले साल ही इलेक्शन है, तो कैसे नेतन्याहू को दोबारा जितवाया जाए इलेक्शन में। तीसरी परेशानी है रीबिल्डिंग ऑफ गाजा कि रजा जब युद्ध खत्म हो जाएगा तो गाजा को फिर से दोबारा से कैसे बनाया जाए। अभी गाजा में तो 70% बिल्डिंगें और प्राय प्राय 100% स्कूल अस्पताल बर्बाद हो चुके हैं, तो दोबारा से बनाना पड़ेगा सारा इंफ्रास्ट्रक्चर। चौथी परेशानी जो है, जो आप बोल रहे हैं कि ये सब करते करते चौथी परेशानी डोनाल्ड ट्रंप के माथे पे शिकन इसलिए है कि 2 स्टेट जो बनाने हैं वहां पर, उसके लिए अमेरिका ने हामी भरी हुई है, लेकिन अमेरिका की माथे पे शिकन इसलिए आ रही है कि 2 स्टेट बनाने के लिए नेतन्याहू को, यानी इजराइल की नेसेट को कैसे राजी कराया जाए। खासतौर से जो राइट विंगर्स हैं, जो कि तादाद देखिए उनके नेसेट में 90 सीट होती है, लिकुड पार्टी की कोई 35 या 37 सीट है, तो बाकी जो 10 या 12 सीट है वो सब एक्सट्रीम राइट विंग ज्यूज के हैं। इनको अमेरिका को समझाना पड़ेगा। तो अमेरिका की पेशानी में माथे पे बल इसलिए पड़ रहा है, चिंता, कि टू स्टेट नेशन, टू स्टेट थ्योरी को कैसे जमीन पर लाया जाए बिना नेतन्याहू की सरकार को गिरे हुए। अच्छा, इसमें मैं वैसे बता दूं, हमास के लोग भी मान नहीं रहे हैं इस टू स्टेट को, क्योंकि हमास कह रहा है कि ओस्लो अकॉर्ड में उनको जो मुल्क दिया जाएगा उसमें उनको फौज रखने का हक नहीं होगा, विदेश मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स रखने का हक नहीं होगा, उनकी अपनी कोई अलग से करेंसी नहीं होगी। तो हमास भी टू स्टेट नेशन थ्योरी को मानना नहीं चाहता। हमास कहता है हम बनाएंगे, 2 स्टेट बनाएंगे, लेकिन दोनों इतने ज्यादा आजाद मुल्क होंगे कि गजा का, जिसमें वेस्ट बैंक भी हिस्सा होगा, नए देश में अरब लोगों की अलग करेंसी होगी, उनकी अपनी विदेश मंत्रालय होगा, यानी विदेश नीति। जब हम विदेश मंत्रालय की बात कर रहे हैं तो ये विदेश नीति की बात हो रही है, होगी। और सबसे बड़ी बात है उनकी अपनी फौज होगी। तो हमास, इसके पहले जब फतह अल फतह थे वो भी इसी चीज पर राजी थे कि उनकी अपनी फौज बनेगी। अब डोनाल्ड ट्रंप की पेशानी में इसलिए भी परेशानी इसलिए भी हैं कि किस तरह से फिलिस्तीन के लोग जो बातचीत करने के लिए आ रहे हैं उनको समझाएं कि आपकी फौज नहीं बननी चाहिए,
अगर आप फौज बनाने पर उतावले रहेंगे तो इज़राइल फिर मानेगा नहीं। देखिए मोहम्मद अब्बास जो हैं जरा नरम लीडर हैं, मॉडरेट हैं। वेस्ट बैंक में उनकी चलती है, गज़ा में उनकी नहीं चलती है। तो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के वो फिलहाल लीडर हैं। मोहम्मद अब्बास ने ये कह दिया है कि ठीक है, 2 स्टेट बनाओ, फिलहाल हम अपनी फौज को नहीं खड़ा करेंगे। यानी गज़ा नाम का जो देश बनेगा या फिलिस्तीन नाम का जो अरबों का देश बनेगा, उसमें एक छोटी-सी पुलिस होगी, इंटरनल जैसे पुलिस का काम होता है, चोर डाकू पकड़ना। इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो डोनाल्ड ट्रंप की परेशानी ये है। देखिए, जॉर्जिया मेलोनी ने भी, इटली की प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने भी कहा था कि उनको टू नेशन थ्योरी पे पूरा यकीन है। सिर्फ ये उनका ये कहना था कि अभी ज़मीन पर वो हालात हैं नहीं। क्योंकि बहुत छोटी-छोटी बातें हैं। देखिए, एक बार हम हाँ भी कह देते हैं, तो ये तो नहीं है कि कल से फिलिस्तीन का झंडा वहाँ लहराएगा। छोटी-छोटी चीज़ें कि क्या उनके पास एडमिनिस्ट्रेशन है? क्या उनके पास अनाज है खाने के लिए? क्या उनके पास पीने का पानी है? क्या उनके पास फॉरेन एक्सचेंज है? क्या उनके पास अस्पतालों के लिए दवाई है? नेशन तो वो बना देंगे, लेकिन क्या उस नेशन के पास अपना पेट्रोल, अपना डीज़ल, अपना गैस होगा? देखिए खाली पेट कोई भी सरकार नहीं बना सकता। दुनिया के ज़्यादातर देश जब आज़ाद हुए थे, वो काफ़ी भाग्यशाली थे, ये मैं बताना चाहता हूँ। हिंदुस्तान बना, पाकिस्तान बना, बांग्लादेश बना हमारे आँखों के सामने। इन सब देशों में जिस दिन वो आज़ाद हुए थे, उनको सोचना नहीं पड़ा कि पानी कहाँ से आएगा पीने का, नहाएँगे कैसे? उनको सोचना नहीं पड़ा बांग्लादेश, हिंदुस्तान, पाकिस्तान को कि दवाइयाँ कहाँ से आएगी, खाना जैसे पहले था, 15 अगस्त या पाकिस्तान की बात करें तो 14 अगस्त के पहले जैसे था, खाना जहाँ से आता था, वहीं से आएगा। गज़ा में देखिए ये चीज़ें एकदम अलग हैं। गज़ा में फूड प्रोडक्शन ना के बराबर होता है। अ, 7 अक्टूबर 2023 के पहले मैं बताता हूँ क्या था। ऑन एन एवरेज हर रोज़ 500 ट्रक गज़ा में घुसते थे, हर रोज़, सनई से या इज़राइल से। इन 500 ट्रक में से 350 ट्रक में तो खाना, दवाइयाँ, तंबू, पेट्रोल, डीज़ल होता था। क्योंकि गज़ा में अंदर ये सब चीज़ें होती, दवाइयाँ नहीं बनती, पेट्रोल, डीज़ल नहीं बनता, गैस नहीं है, केरोसिन नहीं है, फूड नहीं है। तो महज़ कह देना कि 2 स्टेट बना लेंगे और 31 दिसंबर से अपना झंडा गाड़ लेंगे, होता नहीं है। बहुत तैयारी की ज़रूरत पड़ती है डॉक्टर रिज़वी, एक नया देश शुरू करने के लिए। जी। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, एडवोकेट राशिद रिजवी साहब, माहिर कानून, माहिर तालीम और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, और नेशनल और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर गहरी नज़र रखते हैं। मिडिल ईस्ट पर अच्छा इनकी गिरफ्त है। मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ। एक और मैं खबर दे दूँ, फिर उस पर मैं बात करूंगा कि जयदीप सिंह मुंडेला साहब ने फ्लोटिला सूत्रों के हवाले से ट्रंप ने अरब नेताओं को हुई मीटिंग में आश्वासन दिया, यकीन दिलाया है कि इजराइल वेस्ट पर कब्जा नहीं करेगा। ट्रंप की टीम युद्ध को समाप्त करने और युद्ध के अगले दिन के लिए एक व्यापक योजना का मसौदा तैयार कर रही है। जो ट्रंप की टीम है वो ऐसा कहा जा रहा है। इसके अलावा अल कसाम ने 105 सिल से मरकाबा टैंक को निशाना बनाया, जिससे उसके चालक दल के लोग हलाक हुए हैं, कई जख्मी हुए हैं। इसके अलावा यूरोपीय संघ के सैकड़ों निर्वाचित प्रतिनिधियों ने, नुमाइंदगान ने यूरोपीय जल क्षेत्र में कल रात फ्लोटिला पर हुए हमले के बाद उसे तत्काल सुरक्षा की मांग की है कि उन्हें फौरन जो है वो हेल्प की जाए, उनकी मदद की जाए। मैं ये भी बता दूं कि जो यमन की तरफ से अभी हमला हुआ है उसमें तकरीबन बताया जा रहा है कि 22 लोग जख्मी हुए, जिसमें से 2 लोगों की हालत जो है वो शदीद जो है वो हसास बताई जा रही, गंभीर बताई जा रही है, नाजुक। तो ये भी खबर आ रही है। तो ये तमाम, लेकिन कैप्टन साहब जो आपने बात कही, एक और मैं अपडेट दे देता हूँ यरूशलेम पोस्ट के हवाले से। ईरान को मिग-29 प्राप्त हो चुके हैं और उन्हें ईरान के सराह क्षेत्र से में तैनात कर दिया गया है, तथा SU-35 भी ईरान को प्राप्त होने वाले हैं।
S-400 तथा चाइनीज HQ-9 की भी डिलीवरी ईरान को शीघ्र मिलने वाली है। और आज एक और परीक्षण ईरान ने किया है जो बहुत लंबी मार करने वाली मिसाइल है, जिसके बारे में कहा है कि वो अमेरिका तक, वॉशिंगटन तक मार कर सकती है। इससे पहले भी 12,000 किलोमीटर की ईरान ने की थी। और आज एक अभी मैं पढ़ रहा था इजराइल पोस्ट राशिद रिजवी साहब, जिसमें दिखाया गया उसमें कि सैटेलाइट से कि ईरान जहाँ पे अटैक किया गया था, जिन जिन जगहों पे, अब वहां पे बहुत तेजी से मरम्मत का काम हो रहा है और वहां पे उनका काम शुरू हो गया है। बहुत सारी अपडेट तो जो आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई साहब उन्होंने भी दे दी है।